नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी आज की 20 बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव पर तुरंत चर्चा के लिए अड़ा। लोकसभा में मणिपुर पर जवाब दो के नारे लगे। राज्यसभा में सभापति टीएमसी सांसद के बीच हुई बहस। जी हां दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा में मणिपुर मुद्दे को लेकर गतिरोध जारी है। मानसून सत्र के 7वें दिन शुक्रवार को भी दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा में सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होते ही नारेबाजी शुरू हो गई। विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने अविश्वास प्रस्ताव पर तुरंत चर्चा की मांग की। राज्यसभा में कार्यवाही 45 मिनट तक चली, लेकिन सभापति जगदीप धनखड़ और टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन के बीच बहस के बाद इसे 31 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया। उधर राज्यसभा से निलंबित सांसद संजय सिंह ने आज भी संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। दोस्तों, स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष से कार्यवाही में हिस्सा लेने को कहा। उन्होंने कहा कि आप सदन को चलने नहीं देना चाहते। प्रश्नकाल जहां सरकार सवालों का जवाब देती है बहुत जरूरी है। इस पर विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि 10 मई 1978 को अविश्वास प्रस्ताव पेश होते ही उस पर बहस शुरू कर दी गई थी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने चौधरी से कहा कि सब कुछ नियम अनुसार हो रहा है। बहस 10 दिन के अंदर हो सकती है। हमारे पास नंबर है, अगर आपके पास है तो हमारे बिल को हराइए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मणिपुर मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। इंडिया के 20 सांसद मणिपुर जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच की मांग। जी हां दोस्तों, विपक्षी पार्टियों के दल INDIA के 20 सदस्य इसी हफ्ते वीकेंड पर मणिपुर जा रहे हैं। ये लोग राज्य में हालात का जायजा लेंगे और वहां से लौटकर सरकार और संसद से मणिपुर समस्या के हल को लेकर सिफारिश करेंगे। वहीं सांसदों के दल के मणिपुर जाने से पहले लोकसभा में कांग्रेस के उप नेता गौरव गोगोई ने मणिपुर मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से कराने की मांग की है। गोगोई के मुताबिक भाजपा चाहती है कि मणिपुर में सब अच्छा ही दिखाया जाए, लेकिन वहां लगातार हिंसा हो रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जांच करें कि कैसे वहां राज्य सरकार नाकाम रही, वहां लोगों को इतनी तादाद में हथियार कहां से मिले और प्रशासन क्या कर रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। तमिलनाडु में बीजेपी की एन मन एन मक्कल यात्रा का आगाज। इंडिया पर अमित शाह बोले, कांग्रेस और उसके साथियों की यह टोली है। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु में बीजेपी ने शुक्रवार से 6 महीने लंबी पदयात्रा एन मन एन मक्कल यानी कि मेरी भूमि मेरे लोग शुरू कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रामेश्वरम से इस पदयात्रा की शुरुआत की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रामेश्वरम में एन मन एन मक्कल पदयात्रा की सभा में कहा कि यह यात्रा तमिलनाडु को परिवारवाद से मुक्ति करने की यात्रा है। यह यात्रा तमिलनाडु को विकास पर वापस लाने की यात्रा है। हमारा यह देश हमारे तमिलनाडु के सभी कार्यकर्ता गांव-गांव तक ले जाने का काम करेंगे। अमित शाह ने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन को बताना चाहता हूं कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता। आप जैसे ही जनता के बीच जाते हैं, लोगों को कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कोयला घोटाला याद आता है, हेलीकॉप्टर घोटाला, पनडुब्बी घोटाला, इसरो घोटाला और भी बहुत कुछ। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। एनसीपीसीआर की मांग। राहुल गांधी पर एक्शन लेने दें। दिल्ली हाईकोर्ट से कहा, पुलिस पॉस्को के तहत FIR करे। रेप पीड़ित की पहचान उजागर की थी। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने दिल्ली हाईकोर्ट से मांग की है कि उसे राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन लेने का निर्देश दिया जाए। आयोग ने कोर्ट में दिए गए हलफनामे में कहा कि राहुल गांधी ने 2021 में नाबालिग दलित दुष्कर्म पीड़िता के परिवार की फोटो ट्वीट की थी, जो कानून का उल्लंघन है। आयोग ने गांधी के खिलाफ दिल्ली पुलिस को पॉस्को के तहत FIR दर्ज करने का निर्देश देने की भी मांग की है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने केस से जुड़े लोगों से 8 हफ्ते में हलफनामा मांगा है। अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी। NCPCR ने कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने भी अपना काम पूरी तरह नहीं किया। उसे विवादित ट्वीट को पहले अपने प्लेटफॉर्म से हटा देना चाहिए था, लेकिन उसने इसे केवल भारतीय डोमेन से हटाया। NCPCR ने कहा कि राहुल का अपराध अभी भी कायम है, क्योंकि पोस्ट केवल भारत में रोकी गई है। यह पोस्ट भारत के बाहर कहीं से भी एक्सेस की जा सकती है, यानी पीड़िता के परिवार की पहचान बताने वाली फोटो वाला ट्वीट दुनिया के सभी देशों के डोमेन में मौजूद है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। दिल्ली सरकार ने घर ऑफिस में मच्छर मिलने पर जुर्माना बढ़ाया। घरों में मिलने पर 1000, कमर्शियल जगह में मिलने पर 5000 का जुर्माना देना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, दिल्ली में डेंगू के बढ़ते मामलों के बीच शुक्रवार को मच्छरों की ब्रीडिंग मिलने पर लगने वाले जुर्माने को बढ़ा दिया गया है। दिल्ली सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि अब जांच के दौरान मच्छरों की ब्रीडिंग मिलने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा। वहीं कमर्शियल जगह में मिलने पर 5000 का जुर्माना देना होगा। इससे पहले मच्छरों की ब्रीडिंग मिलने पर 500 रुपए का जुर्माना देना पड़ता था। दरअसल दोस्तों, डेंगू की रोकथाम को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी। इस बैठक में यह फैसला लिया गया। 24 जुलाई को जारी नगर निकाय की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल 22 जुलाई तक दिल्ली में डेंगू के कुल 187 मामले सामने आए हैं, जो 2018 के बाद से इस टाइम पीरियड्स में सबसे ज्यादा है।
रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई के पहले 3 हफ्तों में डेंगू के मामलों की संख्या 65 थी, जबकि यह संख्या जून में 40 और मई में 23 थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चूंकि मुझे संसद में बोलने नहीं दिया गया, जयशंकर का विपक्ष पर हमला, विदेश नीति पर जारी किया वीडियो। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में उनके बयान के दौरान किए गए हंगामे को लेकर विपक्ष दलों पर निशाना साधा है। एस जयशंकर ने सदन में दिए गए अपने भाषण के बीच में अवरोध उत्पन्न करने को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि शुक्रवार को कल मैंने संसद और देशवासियों को विदेश नीति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत कराना चाहा। दुख की बात है कि विपक्ष ने संसद के दोनों सदनों में मेरे बयान को बार बार बाधित किया। उनके लिए पक्षपातपूर्ण राजनीति राष्ट्रीय प्रगति से अधिक महत्वपूर्ण थी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश के हालिया घटनाक्रमों के बारे में जानकारी देते हुए जयशंकर ने प्रधानमंत्री मोदी की हालिया अमेरिका, पापुआ न्यू गिनी और मिस्र की यात्राओं के महत्व पर जोर दिया। विदेश मंत्री ने 21 मिनट के प्रसारण वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसके प्रभाव पर जोर दिया। एस जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की 20 से 23 जून तक अमेरिका की आधिकारिक राजकीय यात्रा किसी भारतीय प्रधानमंत्री की दूसरी अमेरिकी यात्रा थी। उन्हें दूसरी बार अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करने का दुर्लभ सम्मान दिया गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुंबई में 25-26 अगस्त को होगी इंडिया की तीसरी बैठक। पहली बार विरोधी पार्टी के गढ़ में मिलेंगे 26 दल, उद्धव शरद गुट होस्ट करेंगे। जी हां दोस्तों, इंडिया यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस नाम से बने नए विपक्षी गठबंधन की तीसरी बैठक 25 से 26 अगस्त के बीच मुंबई में होगी। इस मीटिंग की मेजबानी शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी शरद गुट मिलकर करेंगे। नया गठबंधन बनने के बाद यह पहला मौका है जब सभी 26 विपक्षी दल किसी ऐसे राज्य में मीटिंग करेंगे जहां उनका कोई सदस्य सत्ता में नहीं है। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी की सरकार है। इनमें से कोई भी इंडिया का हिस्सा नहीं है। पहली मीटिंग बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू द्वारा 23 जून को पटना में आयोजित की गई थी। दूसरी बैठक बेंगलुरु में 18-19 जुलाई को आयोजित की गई थी और इसकी मेजबानी कांग्रेस ने ही की थी। मुंबई में होने वाली तीसरी मीटिंग में सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा होनी है। इसमें 11 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी को भी अंतिम रूप दिया जाएगा, जिसमें कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, आप, जेडीयू, आरजेडी, शिवसेना, एनसीपी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, समाजवादी पार्टी और सीपीआई के एक-एक सदस्य होंगे। गठबंधन में शामिल अन्य छोटे दलों को समिति में जगह नहीं मिलेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडिगो पर लगा 30 लाख रुपए का जुर्माना। 6 महीने में कंपनी के विमानों का पिछला हिस्सा 4 बार जमीन से टकराया। जी हां दोस्तों, डायरेक्टोरल जर्नल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि डीजीसीए ने शुक्रवार को इंडिगो पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। एयरलाइन पर यह जुर्माना उन गलतियों की वजह से लगाया गया है जिनके कारण पिछले 6 महीनों के भीतर उसके एयरबस A321 विमान 4 टेल स्ट्राइक के शिकार हुए। डीजीसीए चीफ विक्रम देवदत्त ने स्पेशल ऑडिट का आदेश भी दिया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, स्पेशल ऑडिट में एयरलाइन के ऑपरेशन, ट्रेनिंग, इंजीनियरिंग और फ्लाइट डेटा मैनेजमेंट प्रोग्राम के डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसीजर का रिव्यू किया गया है। एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने कहा है कि ऑपरेशन, ट्रेनिंग, प्रोसीजर और इंजीनियरिंग प्रोसीजर से जुड़े डॉक्यूमेंटेशन में कुछ खामियां सामने आई है। इसके बाद डीजीसीए ने इंडिगो को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 8 देशों में 21 घंटे ट्रेड कर पाएगी भारतीय कंपनियां। सरकार ने गिफ्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज में सीधे लिस्ट होने की दे दी अनुमति। जी हां दोस्तों, अब भारतीय कंपनियां फॉरेन करेंसी एक्सचेंज और गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विसेज सेंटर IFSC में खुद को सीधे लिस्ट करवा सकेंगी। इससे घरेलू कंपनियां 8 देशों में 21 घंटे ट्रेड कर सकेंगी। शुक्रवार को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने मुंबई में कॉर्पोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड CDMDF की लॉन्चिंग के मौके पर कहा कि सरकार ने भारतीय कंपनियों को गिफ्ट IFSC में सीधे एक्सचेंजों पर लिस्टिंग करने के लिए अंतिम मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्री ने कहा है कि इस फैसले से भारतीय कंपनियों का वैल्यूएशन और बेहतर होगा और ग्लोबल कैपिटल तक सीधे पहुंच भी बनेगी। उन्होंने कहा है कि गिफ्ट IFSC के लिए सरकार का नजरिया पारंपरिक फाइनेंस और वेंचर से काफी आगे है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अंजू का भारत से मोहभंग, कहा पाकिस्तान में आजादी से हूं, नसरुल्लाह से निगाह पर दिया चौंकाने वाला जवाब। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के दूरदराज के एक गांव में फेसबुक के जरिए बने अपने पुरुष मित्र से मिलने पहुंची भारतीय महिला अंजू ने कहा है कि उसके बारे में तरह तरह की बातें हो रही है और अब उसे इस लायक भी नहीं छोड़ा गया है कि वह भारत लौटे। अंजू ने यह भी बताया कि वह पाकिस्तान में अपने दोस्त नसरुल्लाह शेरगिल के साथ बिना किसी दबाव के और पूरी आज़ादी से रह रही है। अंजू वाघा अटारी सीमा के जरिए भारत से वैध तरीके से पाकिस्तान आई। पाकिस्तान के गृह मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली स्थित
पाकिस्तानी उच्चायोग को भेजे गए एक आधिकारिक दस्तावेज के मुताबिक अंजू को केवल खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के अपर दीर जिले के लिए 30 दिन का वीजा मंजूर करने का फैसला किया गया है। भिवाड़ी की रहने वाली अंजू एक वाहन कंपनी में काम करती है, जबकि उसके पति एक निजी कंपनी में कार्यरत हैं। अंजू ने अपने पति से पहले कहा था कि वह जयपुर जा रही है, फिर उसने सोशल मीडिया के जरिए फोन किया और कहा कि वह अपने दोस्त से मिलने के लिए लाहौर में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अंजू से जब भारत आने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे लेकर वहां अलग अलग तरह की बातें हो रही है, मुझे वहां आने लायक नहीं छोड़ा गया है। मेरे पिता ने भी कह दिया है कि मैं उनके लिए मर गई हूं, मुझे ना मेरे रिश्तेदार कबूल करेंगे ना मेरे बच्चे। भारत में मेरी गारंटी कौन लेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश में सड़क पर गिरा पूरा का पूरा पहाड़, शिमला किन्नौर हाईवे जगह जगह से हुआ बंद। कल भी बारिश का है अलर्ट। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में बारिश से हर और तबाही का मंजर है। जगह जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं पेश आ रही हैं। शुक्रवार दोपहर बाद शिमला जिले के रामपुर में कॉलेज के सामने पूरा का पूरा पहाड़ सड़क पर गिर गया। रामपुर के ही ज्यूरी में भी पूरी पहाड़ी किन्नौर को शिमला से जोड़ने वाले NH5 पर गिरी। इससे पहले सुबह के वक्त यह हाईवे खागड़ी के पास अवरुद्ध हो गया था। किन्नौर जिले का शिमला से पूरी तरह से संपर्क टूट चुका है। ब्रोनी खंड के पास NH का हिस्सा नदी में निरंतर टूट रहा है। वैकल्पिक सड़क सुनहरी ओट NH 305 भी कई स्थानों पर बंद पड़ी है। इससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर LPG सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल व खाद्य सामग्री लेकर किन्नौर जा रहे ट्रक ऑपरेटर 3 दिन से जगह जगह फंसे हुए हैं। उधर दोस्तों किन्नौर के ही नाथपा गांव की पहाड़ी से 4 दिनों से चट्टानें गिर रही है। बीती शाम यहां पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा टूटने से गांव पर खतरा पैदा हो गया। इसके बाद गांव में चारों घरों को खाली करवाया गया है। गांव में इससे दहशत का माहौल बना हुआ है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर दोस्तों आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स 107 अंक गिरकर 66,160 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 13 अंक टूटा। 3.76% की तेजी के साथ NTPC का शेयर रहा टॉप गेनर। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में शुक्रवार को गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 107 अंक गिरकर 66,160 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी करीब 14 अंक गिरकर 19,646 पर बंद हुआ। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन सेंसेक्स के 30 में से 15 शेयरों में गिरावट और 15 में तेजी रही। वहीं दोस्तों NSE सेक्टरल इंडेक्स में ऑटो, प्राइवेट बैंक, निफ्टी, IT में गिरावट देखने को मिली। निफ्टी मीडिया में सबसे ज्यादा 0.86% की गिरावट देखी गई। वहीं रियल्टी में सबसे ज्यादा 1.83% की वृद्धि देखी गई। दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर्स की, तो दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में आज NTPC, पावर ग्रिड, अपोलो हॉस्पिटल रहे, जबकि टॉप लूजर्स में बजाज फिनसर्व, HDFC बैंक और BPCL रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ट्रेड यूनियन लीडर दत्ता सामंत हत्या केस में गैंगस्टर छोटा राजन हुआ बरी। 26 साल बाद आया फैसला। जी हां दोस्तों, मुंबई में स्थित CBI कोर्ट ने श्रमिक नेता दत्ता सामंत की हत्या मामले में गैंगस्टर छोटा राजन को शुक्रवार को रिहा कर दिया। विशेष CBI जस्टिस SM पाटिल ने प्रमाणिक सबूत की कमी के कारण छोटा राजन को सभी आरोपों से बरी किया है। अभियोग पक्ष के मुताबिक 16 जनवरी 1997 को डॉक्टर सामंत पवई से घाटकोपर के पंत नगर जा रहे थे। इस दौरान पद्मावती रोड पर स्थित नरेश जनरल स्टोर के पास उन पर जानलेवा हमला हुआ। इस कारण सामंत की जान चली गई। पुलिस ने बताया कि बाइक पर सवार 4 अज्ञात आरोपियों ने डॉक्टर सामंत की गाड़ी को रोक दिया था और उन पर 17 राउंड फायर किए थे। इसके बाद से लोग वहां से भाग गए। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक इसको लेकर साकीनाका पुलिस स्टेशन में सामंत के ड्राइवर भीमराव सोन कामले की शिकायत पर केस दर्ज किया गया था। छोटा राजन को अक्टूबर 2015 में इंडोनेशिया के बाली से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद CBI ने राजन के खिलाफ दर्ज सारे केस अपने हाथ में ले लिए थे। फिर CBI ने सामंत हत्या केस में राजन पर मुकदमा भी चलाया। अब दोस्तों नई खबर के अनुसार छोटा राजन को इस केस में पूर्णतः बरी कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नासिक के मनमाड स्टेशन पर 1.5 घंटे पहले आई गोवा एक्सप्रेस 45 पैसेंजर्स को लिए बिना ही रवाना हुई। रेलवे ने कहा यह कर्मचारियों की गलती। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के नासिक में मनमाड जंक्शन पर गुरुवार को गोवा एक्सप्रेस 90 मिनट पहले ही स्टेशन पर आ गई। ट्रेन यहां 5 मिनट रुकी और यहां से गाड़ी में चढ़ने वाले 45 पैसेंजर्स को लिए बिना ही रवाना हो गई। ट्रेन गोवा के वास्को डिगामा से दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन जा रही थी। मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर शिव
युवराज मानसपुरे ने बताया कि यह रेलवे कर्मचारियों से गलती की वजह से हुआ है। मामले की जांच चल रही है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने रेलवे अधिकारी के हवाले से बताया कि गोवा एक्सप्रेस बदले हुए रूट से होते हुए सुबह 9:35 पर मनमाड स्टेशन पहुंची थी, जबकि ट्रेन का वहां पहुंचने का समय 10:35 है। उधर जब पैसेंजर ट्रेन पकड़ने के लिए करीब 9:45 पर स्टेशन पहुंचे तो पता चला कि ट्रेन समय से 1.5 घंटे पहले ही वहां से निकल गई है। परेशान पैसेंजर्स ने स्टेशन पर हंगामा किया और स्टेशन मास्टर के ऑफिस में जाकर उन्हें डेस्टिनेशन तक पहुंचने का इंतजाम करने की मांग की। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 5 करोड़ ITR अब तक दाखिल। टैक्स पेयर्स के पास इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए बचे हैं केवल 72 घंटे। जी हां दोस्तों, अगर आपने अब तक असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न अब तक नहीं भरा है तो फौरन ITR भर लें। टैक्स पेयर्स के पास ITR भरने के लिए अब केवल 3 दिन यानी कि 72 घंटे ही बचे हैं। इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट कर बताया है कि अब तक 5 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न भरा जा चुका है। इनकम टैक्स विभाग ने टैक्स पेयर्स और टैक्स प्रोफेशनल्स का धन्यवाद देते हुए कहा है कि 5 करोड़ ITR के माइलस्टोन को पिछले वर्ष के मुकाबले 3 दिन पहले ही हासिल कर लिया गया है। टैक्स विभाग ने कहा है कि 27 जुलाई 2023 तक 5 करोड़ ITR भरा जा चुका है, जबकि पिछले वर्ष 30 जुलाई तक 5 करोड़ ITR भरा गया था। इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक 27 जुलाई तक जो 5.03 करोड़ ITR भरा गया है उसमें 4.46 करोड़ ITR को ई वेरीफाई किया जा चुका है। अब तक जितने ITR भरे गए हैं उनमें से 88% ITR ई वेरीफाई किए गए हैं। 4.46 करोड़ ITR जो वेरीफाई किए गए हैं उनमें से 2.69 करोड़ ITR की प्रोसेसिंग की जा चुकी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रतन टाटा को मिलेगा महाराष्ट्र का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार। बिजनेस, एजुकेशन जैसे क्षेत्रों में योगदान देने वाले युवा भी सम्मानित होंगे। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने टाटा ग्रुप के मानद चेयरमैन रतन टाटा को पहला उद्योग रत्न पुरस्कार देने का फैसला किया है। इसकी जानकारी राज्य के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने दी। सामंत ने राज्य विधानसभा में एक सत्र के दौरान बताया कि युवा एंटरप्रेन्योर, महिला एंटरप्रेन्योर और मराठी एंटरप्रेन्योर के लिए भी ये पुरस्कार दिए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार की तरह विशिष्ट व्यक्तियों को दिए जाने वाले इस सम्मान को रतन टाटा को देने का फैसला बुधवार को एक मीटिंग में किया गया था। मीटिंग में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, दूसरे उप मुख्यमंत्री अजित पवार और उद्योग मंत्री की एक समिति के लोग शामिल थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आतंकी पन्नू की भारत को धमकी। वीडियो जारी कर कहा 15 अगस्त की परेड से दिल्ली वालों को दूर रहने के लिए कहा, तिरंगे का अपमान किया। जी हां दोस्तों, आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस SFJ के आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक बार फिर भारत को तोड़ने की धमकी दी। आतंकी पन्नू ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें वह स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले को निशाना बनाने की धमकी दे रहा है। पन्नू ने इस वीडियो में तिरंगे का अपमान भी किया और लोगों को भी ऐसा करने के लिए उकसाया है। पन्नू ने नया वीडियो जारी करते हुए भारतीयों को उकसाने की कोशिश की। पन्नू का कहना है कि 15 अगस्त को लाल किले पर भारतीय एजेंसियां कुछ गलत कर सकती है और इसका नाम सिखों पर लगा सकती है। SFJ की तरफ से भारत के लोगों को इस दिन घरों में ही रहने की हिदायत दी जाती है। दिल्ली व भारत के लोगों की उसके साथ दुश्मनी नहीं है। इसके साथ ही पन्नू ने देश को टुकड़ों में बांट भारत की पहचान को खत्म करने की भी बात कही है। वह पंजाब को अलग करके खालिस्तान बनाने की भी बात कर रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत बानो को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से कर दिया इनकार। जी हां दोस्तों, जेल में पति से कथित अवैध मुलाकात के आरोप में गिरफ्तार सुहेल देव भारतीय समाजवादी पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत बानो को जमानत के मामले में राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने निकहत बानो को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। SBSP विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत बानो को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिल सकी है। निकहत बानो की रेगुलर जमानत अर्जी पर कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने यूपी सरकार को 4 अगस्त तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। निकहत बानो पर यूपी के चित्रकूट की जेल में बंद अपने पति SBSP विधायक अब्बास अंसारी से गैरकानूनी तरीके से मुलाकात करने का आरोप है। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 29 मई को निकहत बानो की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट के आदेश को निकहत बानो ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ब्रिक्स के सहारे दबदबा बढ़ाना चाह रहा है चाइना। भारत ने किया विरोध, अमेरिका को काउंटर करने संगठन में दूसरे देशों को शामिल करने की सिफारिश। जी हां दोस्तों, ब्रिक्स संगठन के जरिए चीन दुनिया में अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है। इसके लिए चीन तेजी से ब्रिक्स संगठन का विस्तार करने के बारे में सोच रहा है। वहीं इस संगठन के दूसरे सदस्य भारत और ब्राजील इसका विरोध कर रहे हैं। अगले महीने साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स देशों का समिट होने वाला है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इसकी तैयारियों को लेकर हो रही चर्चा में चीन ने दूसरे देशों को संगठन में शामिल करने की सिफारिश की। अधिकारियों के मुताबिक चीन दूसरी उभरती अर्थव्यवस्थाओं को ब्रिक्स में शामिल कर वहां अपने असर को बढ़ाना चाहता है। साथ ही अमेरिका को काउंटर करने के लिए ब्रिक्स के जरिए चीन दूसरे देशों तक पहुंच बढ़ा रहा है। जबकि भारत और ब्राजील इस प्रक्रिया को सोच समझकर आगे बढ़ाना चाहते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी
जानकारी के लिए बता दें, सऊदी, यूएई, मिस्र और ईरान समेत दर्जन भर देश ब्रिक्स संगठन का सदस्य बनने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं और इसकी सदस्यता के लिए अप्लाई भी कर चुके हैं। वहीं अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों को डर है कि अगर ब्रिक्स संगठन मजबूत होता है तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उनकी चुनौती बढ़ेगी। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सूर्य मंदिर देश के कौन से राज्य में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं सन टेम्पल भारत के कौन से राज्य में स्थित है तो जल्दी से उस राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।